Hello everyone, you are welcome in the series of rapid revision classes for the board exam. Today's topic globalization and Indian economy. Already we know कि हमारे पास 4 चैप्टर हैं इकोनॉमिक्स से जिसका विटेज इन योर बोर्ड एग्जाम 20 मार्क्स का है. तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. यहाँ से बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं और यू विल बी कंफ्यूज कि आपको लिखना क्या है. आपको ये क्लास पूरी तरह से हेल्प करेगी कि क्या मटेरियल आपको लिखना है और क्या चीज़ें आपको बेसिकली ध्यान में रखनी है जब आप अपना आंसर राइटिंग लिख रहे हो. तो मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा, उन बेसिक पॉइंट्स को तो आपको फॉलो ही करना है अपने आंसर को एक बेस्ट आंसर बनाने के लिए. लेट्स वी स्टार्ट. सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, जो भी क्वेश्चन आएगा इट्स अप टू द एग्जामिनर. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है. तो आप ये डेफिनेशन लर्न कर लीजिए, बहुत आसान डेफिनेशन है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है. आप लिखोगे इट इज द प्रोसेस. प्रोसेस मीन्स कंटिन्यूटी के अंदर है. इट इज अ प्रोसेस टू कनेक्ट. कनेक्ट मैंने जोड़ना, और इंटरकनेक्टिंग का मतलब है कि कंट्रीज की जो इकोनॉमी है एक दूसरे के साथ डिपेंडिंग होना. इंटरकनेक्टिंग क्या इकोनॉमीज. इकोनॉमीज इंटरकनेक्टिंग कैसे होती है? जब आप किसी कंट्री से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है. इकोनॉमीज पीपल, फ्लो ऑफ द पीपल रहेगा. जब दोनों चीजें कनेक्टिविटी हो जाए तो आपका कल्चर कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है. तो इट इज अ प्रोसेस टू कनेक्ट इंटरकनेक्टिंग इकोनॉमी पीपल एंड कल्चर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन. तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा ग्लोबलाइजेशन का, यू हैव टू राइट द डेफिनेशन. सेकेंड थिंग दैट, इसको और अच्छा बनाने के लिए हम थोड़ा सा और इसको आगे एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली है क्या. ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट द फ्लो. जब कोई भी चीज बॉर्डर क्रॉस करती है, मैन मेड थिंग्स, जैसे कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में जा रहा है, दूसरी कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आपके देश में आ रहा है, ये प्रोसेस क्या है? ग्लोबलाइजेशन है. अब यहाँ पे क्या फ्लो है? किन चीजों का? 4 चीजों का. सबसे पहले फ्लो आता है कमोडिटीज. कमोडिटीज का मतलब है कोई आपका प्रोडक्ट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए. दूसरा क्या होता है? फ्लो ऑफ कैपिटल. कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट. हमारे देश के अंदर बहुत सारी एमएनसीज है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसको बोलता है कैपिटल. फ्लो ऑफ पीपल, तो वी आर ट्रेवलिंग. हमारे देश से बहुत सारे लोग दूसरे देश में जाते हैं और दूसरे देश के लोग हमारे देश में आते हैं, उनके डिफरेंट पर्पजेस हो सकते हैं. सबसे लास्ट के अंदर लिखोगे फ्लो ऑफ द थॉट्स, आइडियाज. जैसे आपका टेक्नोलॉजी विच इज द इन्वेंटेड बाय द डिफरेंट कंट्रीज, और हम अपने देश के अंदर उन टेक्नोलॉजीज को, उन थॉट्स को, उन आइडियाज को यूज कर रहे हैं, और हमारे आइडियाज ऑल्सो यूज बाय द डिफरेंट कंट्रीज. तो ये आपका एक परफेक्ट मीनिंग है ग्लोबलाइजेशन का, जो एक डिमांड ऑफ एग्जाम है, डिमांड ऑफ आंसर है. तो अभी हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे. इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 चीजें लिखनी है. पहली बात, टेक्नोलॉजी क्या होता है? जो आपका टाइम सेव करे, एनर्जी सेव करे, किसी काम को आसान करे. अब ग्लोबलाइजेशन कब होगा? जब इन सारी चीजों का फ्लो होगा. तो वो क्या है? प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. इस टेक्नोलॉजी के अंदर आपको 2 चीज एक्सप्लेनेशन करना है. सबसे पहले लिखोगे मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो होते हैं जो आपके बहुत फास्टली ट्रेवल करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस पे. तो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के यू कैन राइट द एग्जांपल, जैसे कि आपका एयरक्राफ्ट हो गया, रेलवेज हो गया, शिप्स हो गए, आपके अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 2 चीजें करते हैं. सेव योर टाइम, आपका जो डिस्टेंस है वो कम समय में इसको कवर कर लेगा. और जब मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तो दुनिया के अंदर क्या होगा? 2 चीजों का सबसे ज्यादा फ्लो बढ़ेगा. पहला क्या होगा? फ्लो ऑफ कमोडिटीज. कमोडिटीज का फ्लो बढ़ जाएगा, इसका मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा. फ्लो ऑफ पीपल बढ़ जाएगा डिफरेंट पर्पजेस के लिए. आप एजुकेशन पर्पज से जा रहे हो, बिजनेस पर्पज से जा रहे हो, रिसर्च के पर्पज से जा रहे हो, कुछ भी हो. तो ये पहला पॉइंट आपका यू विल राइट डाउन. सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखोगे? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मीन्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो अभी आपसे जहां से भी आपको जानकारी मिलती है. एंड टेक्नोलॉजी का मतलब वही बेस्ट वे टू गेट इंफॉर्मेशन. तो आज के टाइम में पूरी दुनिया की जो कनेक्टिविटी है वो किससे है? आपके मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन. मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन में क्या आ सकता है? जैसे आप टेलीफोन लिख सकते हो. अब टेलीफोन के अलावा क्या आ गया? मोबाइल फोन. अब मोबाइल फोन किससे कनेक्ट है? इंटरनेट से है. और इंटरनेट की कनेक्टिंग से क्या होगा? यू कैन शेयर योर आइडियाज विद द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इसके अंदर एक बढ़िया एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे गूगल का एग्जांपल हो सकता है. दूसरा क्या एग्जांपल लिख सकते हो? यूट्यूब. जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये भी क्या है? मीन्स ऑफ द इंफॉर्मेशन है.
इससे अलावा क्या हो सकती हैं, आपकी सोशल साइट्स हो सकती हैं, जिससे भी क्या हो रही है, कनेक्टिविटी हो रही है। इन दो चीजों से क्या हो रहा है, आपका फ्लो कैपिटल बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, किसी भी दुनिया के किसी भी कॉर्नर से आप किसी भी कंपनी का शेयर परचेज कर सकते हो, किससे, इंटरनेट से। दूसरा क्या होगा, आइडियाज और टेक्नोलॉजी का शेयर होगा। तो ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, हाउ डू टेक्नोलॉजी हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो दिस थिंग यू कैन राइट लाइक दैट। अब सेकंड क्या है, पहले में एमसीक्यू फॉर्म के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब भी आता है मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं, आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बात, जो ग्लोबलाइजेशन है इज नॉट न्यू टर्म। ये क्या नहीं है भाई, न्यू टर्म नहीं है। स्टार्टेड विद द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जैसे ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ तो ये स्टार्ट हो गई है। सेकंड आप लिखोगे टेक्नोलॉजी नॉट ए सॉरी ग्लोबलाइजेशन नॉट वेस्टर्नाइजेशन। हमें ये लगता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये वेस्टर्नाइजेशन है, वेस्ट की कंट्रीज की वजह से। नहीं, हमारे लोग भी तो जा रहे हैं, हमारे देश में भी आ रहे हैं, हम भी तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी कंट्री भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, इट इज द नॉट यूनिलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब है कि इसके एक ही तरह के एस्पेक्ट नहीं है, ये मल्टी डायमेंशन है। नॉट यूनिफॉर्म आउटकम्स, इसका मतलब इसके दोनों तरह के आउटकम्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बट इसमें एक बात ध्यान रखना है, इट इज डोमिनेटेड बाय वेस्ट कंट्रीज, क्योंकि ज्यादा जो फ्लो ऑफ कमोडिटीज, फ्लो ऑफ थॉट्स, आइडियाज, ये डोमिनेट वेस्ट कंट्रीज करते हैं इन द कंपैरेटिव ऑफ द ईस्ट कंट्रीज। तो डोमिनेटेड बाय वेस्ट कंट्रीज। तो हमने ये कुछ एमसीक्यू फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए ट्रू अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। तो आपको ये मेनली याद रखना है, एग्जामिनर ज्यादा इन्हीं वर्ड्स को यूज करता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आता है एमएनसीज का। एमएनसीज का मतलब है मल्टीपल नेशनल कॉर्पोरेशन, अ कंपनी विच कंट्रोल द प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। ऐसी एक कंट्री जो क्या करे, कंट्रोल करे प्रोडक्शन, कंट्रोल प्रोडक्शन मोर देन वन कंट्री। अब मोर देन वन कंट्री का मतलब क्या, एक से ज्यादा कंट्री के अंदर उसका प्रोडक्शन यूनिट है, इसको हम क्या बोलते हैं, एमएनसीज बोलते हैं। अगर किसी कंट्री किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन एक ही देश में है तो वो एमएनसीज नहीं है, वो डोमेस्टिक कंपनी है। एमएनसीज जो इन्वेस्टमेंट करती है किसी भी देश के अंदर पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एमएनसीज का हमेशा जो पर्पज रहता है वो रहता है प्रॉफिट। पर्पज क्या रहता है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को अर्न करने के लिए एमएनसीज क्या करती है, फाइंड आउट द डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम वेयर दे गेट द चीप इनपुट। जैसे आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, ज्यादातर जो कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी इन्वेंट कराती है कहां पे, यूएसए। तो टेक्नोलॉजी कहां बना रही है वो, यूएसए के कैलिफोर्निया के अंदर बनवा रही है टेक्नोलॉजी, क्योंकि हर एक एमएनसीज को अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए एक बेसिक टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग कहां करा रही है, चाइना। मैन्युफैक्चरिंग कहां करानी है, चाइना। द रीजन इज बिहाइंड, वहां पे चीप लेबर है, एफिशिएंट वर्कर। थर्ड वन, असेंबल। असेंबल का मतलब कनेक्टिविटी, कि आपके जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनको जोड़ना। तो ये कहां पे करा रही है, लैटिन अमेरिका। उसके दो बड़े कारण है, एक तो वहां से अच्छी कनेक्टिविटी है क्योंकि लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका विच इज कनेक्टेड विद द वाटर बॉडीज, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, इजिली एक्सपोर्ट कर सकते हो लैटिन अमेरिका। तो जो लैटिन अमेरिका है वहां पे क्या करा रही है, उस प्रोडक्ट को असेंबल करा रही है, पर उसका जो सर्विसेज है वो कहां से प्रोवाइड कर रही है, इंडिया से। तो हमारा एक ज्योग्राफी की बुक में लिखा भी हुआ है कि बेंगलुरु इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइडेड कराया जाता है वो इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो सर्विसेज है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया। तो इस तरह से एमएनसीज अर्न मोर प्रॉफिट, क्योंकि वो सबसे बेस्ट प्लेसेस फाइंड आउट करते हैं जहां से उसको चीप इनपुट मिले और दे सेल आउट देयर प्रोडक्ट ऑन द हाई कॉस्ट। तो एक क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ द एमएनसीज अर्न मोर प्रॉफिट, या क्वेश्चन आएगा कि हाउ द एमएनसीज आर डिफरेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंट्रोल प्रोडक्शन मोर देन वन कंट्री, डोमेस्टिक में क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन इन द ओनली वन कंट्री। उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सिंपल इन्वेस्टमेंट होता है, और इसका जो पर्पज है प्रॉफिट, उसका भी पर्पज प्रॉफिट होता है, पर वो इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपनी चीजों को नहीं बनवा सकती क्योंकि वो क्या है, डोमेस्टिक कंपनी है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डू एमएनसीज कंट्रोल द प्रोडक्शन इन अ कंट्री। जो एमएनसीज हैं किसी भी देश के अंदर प्रोडक्शन कैसे करती हैं, हाउ डू एमएनसीज कंट्रोल प्रोडक्शन इन ए कंट्री। ये सबसे ज्यादा हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट यू राइट द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देन यू राइट द डेफिनेशन ऑफ एमएनसीज। उसके बाद आप क्या करोगे,
3 वैल्यू बेस्ड पॉइंट बनाओगे। सबसे पहले ये क्या करती है, कोई भी एमएनसीज होती है, दे डू द जॉइंट प्रोडक्शन। जॉइंट प्रोडक्शन का मतलब है कि वो भारत की एक कंपनी को आइडेंटिफाई करेगी जो भारत की एक अच्छी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, उसके साथ प्रोडक्शन करेगी, पार्टनरशिप करेगी। कैसे पार्टनरशिप करेगी, सपोज कीजिए एक एमएनसीज है और यहाँ पे एक डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, कोई भी हो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, उसके साथ वो जॉइंट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। अब एमएनसीज को इसके साथ प्रोडक्शन करने से क्या फायदा है, एमएनसीज को बेसिकली 2 फायदे हैं। पहली बात, उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिल गया, उसको इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा जितना उसको एक फ्रेश कंपनी लगाने में करेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिल गया। दूसरा, उसके बाद एक एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, किसके पास, डोमेस्टिक कंपनी के पास। कोई तो कस्टमर हो गया ना, उसी के ऊपर काम करने की जरूरत है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को क्या फायदा मिलेगा, उसको भी 2 तरह के फायदे मिलेंगे। पहला फायदा उसको क्या मिला है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है, क्योंकि एमएनसीज के पास क्या होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके दे इंप्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, वो क्या करेगा कि उसको कैपिटल मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, जिससे वो अपनी इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड कर सकता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं मारुति एंड सुजुकी, मारुति एंड सुजुकी। तो मारुति कहाँ का कंपनी है, इंडिया का, सुजुकी कहाँ का है, जापानीज कंपनी, और दे हैव द जॉइंट प्रोडक्शन इन द इंडिया। सेकंड आप लिखोगे दे परचेज द स्मॉल स्केल, वो क्या कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं किसको, टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कि भारत के अंदर कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दे विल फाइंड आउट, उसको फाइंड आउट करेंगे और उसके पास क्या 2 अच्छी चीजें पाएंगी। पहली बात, उसका अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, दूसरा क्या है, उसके पास अपने खुद के कस्टमर्स हैं। तो इस कंडीशन के अंदर वो उसको परचेज कर लेंगे। जैसे एग्जांपल दे रखा है हमारी एनसीईआरटी के अंदर, एक कंपनी है कारगिल फूड, यूएस की कंपनी है, इसने परचेज कर लिया किसको, परक फूड को। परक फूड क्या है, भारत की एक डोमेस्टिक कंपनी है जो एडिबल ऑयल्स बनाती है, तो उसको परचेज कर लिया। यू कैन राइट द एग्जांपल, जैसे आकाश इंस्टीट्यूट है, आकाश इंस्टीट्यूट परचेज बाय द बायजूस, बायजूस क्या है, एक एमएनसीज है, तो यू कैन राइट हियर। तीसरा क्या करते हैं, दे गिव द ऑर्डर टू स्मॉल प्रोड्यूसर। स्मॉल प्रोड्यूसर का मतलब ये है कि बेसिकली जो डोमेस्टिक में, कंट्री साइड में जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं, दे मेक द प्रोडक्ट एट देयर होम। तो एमएनसीज क्या करेगी, उनके साथ टाइप कर लेगी। एमएनसीज को जरूरत नहीं है कि वो जॉइंट प्रोडक्शन करे या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को परचेज करे, सिंपली वो ऑर्डर देगी किसको, स्मॉल प्रोड्यूसर को, कि आप हमारे लिए प्रोडक्ट बनाएं। जब वो उसके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे 2 चीजें, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एमएनसीज डिसाइड करेगी, साथ में क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी कौन करेगी, एमएनसीज करेगी, साथ में उसका प्लेस कहाँ पे सेल आउट करना है, इस बात को भी एमएनसी डिसाइड करेंगे। और दुनिया के अंदर ऐसी बहुत सारी एमएनसीज हैं। एज एग्जांपल यू कैन राइट अमेजोन। अमेजोन कोई प्रोडक्ट थोड़ा बनाता है, वो ओनली प्लेटफॉर्म है जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, यू कैन सेल योर प्रोडक्ट और इजिली दे अर्न द मनी, तो यू कैन राइट हियर द अमेजोन। उसके अलावा 4th वन, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है पर यू कैन राइट डाउन, क्या लिखोगे कि जो कंपनीज हैं दे कैन स्टार्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो खुद डायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्ट करके अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर सकती हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे टोयोटा हो गया, अभी किया है, सैमसंग है, एप्पल ने भी भारत के अंदर अभी इन्वेस्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने के लिए। दिस आंसर यू कैन राइट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक कि आप देखिए प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। जो प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन है, इसके प्रोसेस से एक चीज बहुत अच्छी हो रही है कि दुनिया के अंदर ग्लोबल मार्केट डेवलप हो रही है। ग्लोबल मार्केट का मतलब है कि यू कैन परचेज एनी प्रोडक्ट ऑफ एनी कंट्री, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल मार्केट। किसकी वजह से हुआ है, ग्लोबलाइजेशन। आज अपने घर पे बैठे ही कोई चीज परचेज कर लेते हो, वो प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे 2 तरह के पर्सन इन्वॉल्व हैं। पहले कौन है, जो प्रोड्यूसर हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोड्यूसर है। दूसरे कौन लोग हैं, जो कंज्यूमर है, जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कंज्यूमर्स। तो आप यहाँ पे 2 चीजों को एक्सप्लेन करोगे। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आपका बोर्ड के अंदर भी आता है। तो देखिए इसको क्या बेनिफिट होगा प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर को पहला बेनिफिट हो रहा है, दे आर गेटिंग द ग्लोबल मार्केट, गेटिंग द ग्लोबल मार्केट। अब इनके पास जो एक्सेस है वो किसका है, ग्लोबल मार्केट का। अर्लियर दे हैव ओनली द एक्सेस ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि पहले जो प्रोडक्ट होता था अपने देश में सेल आउट करते थे। प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन से दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे हैव द एक्सेस ऑफ द ग्लोबल मार्केट। सेकंड वन, इससे क्या हुआ है, कंपटीशन बढ़ा है। वैसे कंपनीज कंपटीशन को अवॉइड करती हैं, पर कंपटीशन के होने से क्या हुआ है, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट।
अब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्यों इंप्रूव हुआ है? द रीजन इज बिहाइंड कंपटीशन, और कंपटीशन इज डेवलप बाय ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ है। नेक्स्ट वन ये बोलता है कि बहुत सारी ऐसी डोमेस्टिक कंपनीज थी जो बहुत अच्छा कर रही थी अपने देश के लेवल पे, पर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। अच्छा प्लेटफॉर्म मिला तो दे डू वेल, और दे ऑल्सो एस्टेब्लिश ऑन द ग्लोबल लेवल, वो एमएनसीज में कन्वर्ट हो गए। ये भी क्वेश्चन आता है, जैसे भारत की टाटा कंपनी हो गई है, रिलायंस हो गए, रेनबेक्सी मेडिसिन का है, भारत का है रेनबेक्सी, इन्फोसिस सॉफ्टवेयर बनाता है, एशियन पेंट्स, ये आप 5 इंडस्ट्रीज याद रखोगे, ये भारत का इंडस्ट्रीज है, और ये क्या है भाई, ग्लोबल मार्केट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, किसकी वजह? प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। अब कंज्यूमर को क्या फायदा हुआ है? कंज्यूमर हैव द मोर चॉइस, क्योंकि अब दुनिया भर की इंडस्ट्रीज मार्केट के अंदर आपके देश की मार्केट में अवेलेबल है, यू कैन परचेज एनी प्रोडक्ट विच यू वांट। अब दूसरा क्या हुआ है? क्वालिटी इंप्रूव हुई है, क्योंकि आपके पास चॉइसेस ज्यादा हैं, वो हम पहले भी देख चुके हैं। तीसरा बोलता है फेयर इन प्राइस। कंपटीशन का फायदा हमेशा किसको मिलता है? कस्टमर को मिलता है, क्योंकि हर एक कंपनी कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहती है, और अट्रैक्ट करने का सबसे बढ़िया पॉइंट क्या होता है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरा क्या होता है? प्राइस होता है। क्या होता है भाई? प्राइस। अब जो कंज्यूमर्स हैं दे कैन एक्सेस टू द ग्लोबल प्रोडक्ट, ये वही पॉइंट हो गया, वहां पे हमने लिखा था प्रोड्यूसर, यहाँ पे लिखोगे एक्सेस टू ग्लोबल प्रोडक्ट, यू कैन परचेज एनी प्रोडक्ट, और जीवन आरामदायक हुआ है। कैसे हुआ है? पहले क्या होता था, आपको परचेजिंग के लिए जाना होता था मार्केट के अंदर, आज मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में टाइप कीजिए, यू विल गेट ए लॉट ऑफ द ऑप्शंस, यू कैन परचेज, ऑलरेडी यू आर डूइंग। आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे होती है। अब हमारे पास 2 टर्म्स आते हैं। पहला जो हमारे पास टर्म्स आ रहा है वो क्या है भाई? ट्रेड बैरियर। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ट्रेड बैरियर, ट्रेड बैरियर को आप एक लाइन में खत्म कर सकते हो। ट्रेड बैरियर का मतलब है टू इम्पोज द टैक्स ऑन इंपोर्ट, टू इम्पोज द टैक्स किसके ऊपर? ऑन इंपोर्ट के ऊपर। जब आप किसी देश से कोई प्रोडक्ट नहीं मंगाना चाहते, आप चाहते हो कि इस प्रोडक्ट हमारे देश में कम आए, तो उसके ऊपर टैक्स लगा दीजिए। टैक्स लगाएगा वो महंगा हो जाएगा, महंगा होगा तो आपकी मार्केट में सेल आउट नहीं होगा, और जब मार्केट में सेल आउट नहीं होगा तो उस प्रोडक्ट को कोई परचेज नहीं करेगा। सेकंड क्या बोलता है? इसी के अंदर एक वर्ड है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? टू रिमूव द ट्रेड बैरियर। आप चाहते हो किसी कंट्री का या कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक हमारे देश में आना चाहिए, तो उससे आप क्या करोगे? ट्रेड बैरियर हटा दोगे। इसका मतलब उससे जो टैक्सेस आपने लगाए हैं उसको रिमूव कर दोगे। इन दोनों चीजों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कंट्रोल द इंपोर्ट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो आप अपने देश के अंदर इंपोर्ट कम और ज्यादा करना चाहते हो, तो इन दोनों टूल से आप कर सकते हो। अब बात करते हैं इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडिया के लिए भी आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आया है एग्जाम के अंदर। इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन कि भारत का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। भारत का जो हमें पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है वो 2 तरह से पढ़ सकते हैं हम। तो आप इधर स्लाइड पे देखिए। पहला हम ये देखेंगे कि इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद इंडिपेंडेंस वी गॉट इन 1947, और हमने क्या लगा दिया? पुट द ट्रेड बैरियर। भारत के अंदर ट्रेड बैरियर लगा दिए। ट्रेड बैरियर लगाने के 2 बड़े रीजन थे। पहला रीजन था एक्सपीरियंस फ्रॉम पास्ट, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने भारत के ऊपर लगभग 300 साल राज किया, वो क्या बन के आई थी? एक कंपनी बन के आई थी, भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी और भारत के अंदर वो रूलर बन गए। पहला पॉइंट तो ये लिखोगे। सेकंड वन, वी वांट टू प्रोटेक्ट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, प्रोटेक्ट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। हमें ये लगता था कि अगर हमने फॉरेन एमएनसीज को भारत के अंदर अलाउ कर दिया, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वुड नॉट बी कैपेबल टू compete विद द फॉरेन एमएनसीज, तो इसलिए नहीं किया। कुछ चीजें हमने अलाउ भी की अपने देश के अंदर, जैसे मेडिसिन आ रहा था, फर्टिलाइजर्स आ रहे थे, आपके मिलिट्री इक्विपमेंट आ रहे थे, वो हमारी जरूरत थी क्योंकि हमारे देश में अभी वो इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। फिर हमने क्या किया? 1991 के अंदर वी रिमूव द ट्रेड बैरियर, रिमूव द ट्रेड बैरियर। इसको 2 नाम से जाना जाता है। पहला तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी, और दूसरा इसका नाम रखा गया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड 2 बातें और लिख सकते हो। इट वाज डिजाइन बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह। सेकेंड वन, इट वाज इंप्लीमेंटेड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव।
और इसको भारत के अंदर जो एडवाइज किया था वो IMF ने किया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 3 पॉइंट लिख सकते हो। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फोकस ऑन द 3 पॉइंट्स। LPG, you will make a flow chart in your answer. Liberalization, privatization and the globalization. Liberalization का मतलब टू रिमूव द ट्रेड बैरियर। जब आप ट्रेड बैरियर हटा रहे हो, टैक्सेस हटा रहे हो, तो आपके देश के अंदर फॉरेन इंपोर्ट बढ़ेगा, साथ में बहुत सारी कंपनियां आपके देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि आप प्राइवेट इंडस्ट्रीज को अलाउ करोगे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब कनेक्टिंग योर इकोनॉमी विद द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन ये आता है कि आपने ऐसा क्यों किया। पहला पॉइंट तो यही उठा लोगे कि अब हमें लगता है कि भारत के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, दे वर गिवन द इनफ टाइम। अब ये इस कंडीशन में है, दे आर कैपेबल टू compete विद द फॉरेन एमएनसीज। सिंपल सी बात है। सेकेंड वन, इंडिया नीड टू, भारत को क्या चाहिए था? भारत को उसमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए था। वी आर फेसिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस, वी नीड टू द मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट। थर्ड वन, वी नीड टू द टेक्नोलॉजी, हम चाहते थे भारत के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो और भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो। तो उसी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए भारत के अंदर क्या कर दिया गया, रिमूव द ट्रेड बैरियर कर दिया। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इनटू द 5 मार्क्स और मे बी द स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है व्हेन इंडिया रिमूव द ट्रेड बैरियर 1991। साउथ एशिया के अंदर सबसे पहले श्रीलंका इज द फर्स्ट कंट्री विच लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी। उसने 1970s में अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था। भारत ने कब किया? 1991 में किया। अब डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है कि भारत ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर लिया। अब भारत ने कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए जो क्या करें टू अट्रैक्ट द FDI। FDI का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि आपके देश के अंदर दूसरे देश की कंपनियां इन्वेस्ट करें, इसको FDI बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI देखो बहुत अच्छी चीज है, इसके कुछ नुकसान भी है, वो बाद में देखेंगे, अभी हम फायदे देखते हैं। FDI आने से वो सारी चीजें आएंगी जो मैंने यहाँ पे लिखा है। आपके देश को फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, टैक्सेस मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, टेक्नोलॉजी मिलेगा, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा और आपके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। इस सारी चीजों का फायदा हमें मिलेगा किससे? FDI से। अब भारत सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए, ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। बहुत आसान है। सबसे पहले आप लिखोगे कि इंडिया अडॉप्टेड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, सेम आप लिखोगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी was introduced in the 1991, designed by Dr. Manmohan Singh, implemented by PV Narasimha Rao and advised by IMF, International Monetary Fund. It focused on the LPG, liberalization, privatization, the globalization, और वही सेम बातें आपको रिपीट करनी है। सेकेंड वन, भारत सरकार ने एस्टेब्लिश द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होता है? एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया where MNCs get the favorable condition to be established। अब वो MNCs को क्या देता है? फेवरेबल कंडीशन देता है क्या करने के लिए, जिससे वो एस्टेब्लिश हो जाए। जैसे एक MNCs को क्या चाहिए? प्रोडक्शन यूनिट को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए, और साथ में क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए और अदर फीचर्स भी चाहिए। तो आप ये लिख दोगे। साथ में सरकार ने ये बोला कि ये बड़ा क्वेश्चन कई बार आया है कि अगर कोई MNC इस एरिया में आती है तो उस कंडीशन में इनिशियली नॉट पे टैक्सेस फॉर 5 years, 5 साल तक उस MNC को कोई टैक्स नहीं देना। इसका मतलब एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है जिससे MNC भारत के अंदर आए। साथ में सरकार ने एक और पॉइंट लिखा, नॉट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लेबर लॉज। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज। लेबर लॉज क्या होते हैं? इसका मतलब होता है कि जो आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्किंग कंडीशन देखा था कि सैलरी मंथली होगा, फिक्स होगा, हॉलीडेज पेड होंगे, वर्किंग आवर्स लिमिटेड होंगे, आपको इतना टाइम का रेस्ट मिलेगा, मैटरनिटी लीव मिलेगी, ये मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी। यहाँ पे इफेक्टिव इंप्लीमेंटेड नहीं है, डिपेंड्स ऑन द MNC से। बहुत रिलैक्सेशन दे रखा है, जिससे कई बार अगर आपका कोई रिलेटिव द वर्किंग द MNC, अगर उससे आप पूछोगे कि आपका वर्किंग टाइम पीरियड कितना, वो बोलेगा कोई टाइम पीरियड नहीं है, कभी भी आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, कई बार आप लेट आते हो, जल्दी आते हो, तो ये सारा काम होता रहता है। तो ये 3 बड़े स्टेप्स हैं विच हैव बीन टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट द FDI। इसका एक टॉपिक है, 3 लाइनें याद रखनी है बस। टॉपिक ये है कि MNCs का सबसे बड़ा जो टीचर है वो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एजेंसी ऑफ UNO है। इसके बारे में 3 पॉइंट तो यहीं से याद कर लीजिए।
इट वॉज एस्टेब्लिश ऑन द 1 जनवरी 1995। पहले इसका जो नाम होता था वो गेट होता है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, 1948 में बना था, बाद में इसको रीनेम कर दिया गया WTO। और थर्ड पॉइंट आप इसके अंदर आप लिखोगे कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है भाई, जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड में। 3 पॉइंट तो ये हो गए। फोर्थ पॉइंट अगर लिखना है तो लिख सकते हो, इट हैज 165 मेंबर्स एज पर द एनसीईआरटी। इसके इतने मेंबर्स हैं। WTO क्या काम करता है, 2 बेसिक काम करता है। पहला, इसका मेन फोकस रहता है कि दुनिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो, मोर एंड मोर ट्रेड अमंग द कंट्रीज, एंड इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो। साथ में इसकी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री अपनी इकोनॉमी को क्या करे, लिबरलाइज टू इकोनॉमी करे। और लिबरलाइज टू इकोनॉमी के लिए कई बार ये फोर्स भी करता है कंट्रीज को। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है WTO का, जो प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हमें ये पता लगेगा कि इट गिव द मोर बेनिफिट टू द डेवलप कंट्री रादर देन डेवलपिंग और अंडर डेवलप। तो यहाँ पे जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज है, उनका सीधा सीधा एलिगेशन है WTO के ऊपर कि ये एजेंट है किसका, डेवलप कंट्रीज का। ज्यादा बेनिफिट किसको दे रहा है, डेवलप कंट्रीज को। इसलिए इसको अपनी फंक्शनिंग के अंदर चेंज करने की जरूरत है। अब यहां से एक बड़ा क्वेश्चन आ गया कि फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। फेयर ग्लोबलाइजेशन, देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है आपका बोर्ड के अंदर। फेयर ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस विच गिव इक्वल बेनिफिट टू डेवलप एंड अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज। का मतलब इससे आपको इक्वली बेनिफिट मिलेगा इस प्रोसेस से, फेयर से इक्वल बेनिफिट किसको, तीनों तरह की कंट्रीज को, चाहे वो डेवलप कंट्री है, चाहे वो डेवलपिंग है, चाहे वो अंडर डेवलप कंट्री है। ये बड़ा डिफिकल्ट काम है फेयर ग्लोबलाइजेशन का, पर इसको करना चाहे तो अगर, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है फेयर ग्लोबलाइजेशन वो किसका है, स्टेट का है। स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है, कि गवर्नमेंट ओनली कैन मेक द ग्लोबलाइजेशन एज ए फेयर, वही बना सकती है। अब गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट सबसे पहले इंपोज द ट्रेड बैरियर। जो MNCs आपके देश की कंपनी को नुकसान पहुंचा रही है, उन देश की कंपनीज के ऊपर आप ट्रेड बैरियर लगा दो, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा दो। इससे क्या होगा, उन MNCs का प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाएगा और आपके देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट सस्ता रहेगा। तो पीपल प्रेफर टू चीपर रादर देन कॉस्टली। जैसे हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम किससे है, चाइना से है। अब हमारा देश के अंदर सस्ती चीजें, जो पुअर पीपल हैं या मीडियोकर फैमिली, दे प्रेफर टू परचेज। वो हर एक व्यक्ति चाहता है मेरे को कोई सस्ता मिलेगा तो मैं भी खरीदूंगा। तो चाइना क्या करता है, हमारे देश में सस्ते क्या बेचता है, टॉयज बेचता है, प्लास्टिक टॉयज हो रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से क्रैश कर दिया है। उसका बड़ा रीजन क्या है, चाइना से चीजें सस्ती आ रही है और हमारे देश में महंगी बन रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पीपल प्रेफर टू परचेज, तो इंपोज द ट्रेड बैरियर। सेकेंड वन, गवर्नमेंट क्या करे, प्रोवाइड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, प्रोवाइड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे। जब इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी तो इनका जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, जो डोमेस्टिक कंपनी का इंप्रूव हो जाएगा। तो पीपल प्रेफर टू परचेज द डोमेस्टिक कंपनी प्रोडक्ट। थर्ड वन, हमें क्या करना चाहिए, नेगोशिएट करना चाहिए किसके साथ, नेगोशिएट विद WTO, कि आपकी जो फंक्शनिंग है इसके अंदर प्रॉब्लम है, जिससे बेनिफिट किसको जा रहा है, आपके डेवलप कंट्रीज को जा रहा है। इसलिए आपको अपनी फंक्शनिंग इंप्रूव कीजिए, उसके इंप्रूवमेंट से हमें फायदा होगा। पर WTO सुनेगा नहीं, ये गारंटी है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट कौन करती हैं, डेवलप कंट्री करती हैं, USA या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज करती हैं। इसीलिए जो डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको अपना ग्रुप बनाना चाहिए और ग्रुप बना के WTO को प्रेशराइज करना चाहिए। यहाँ पे मैं नेगोशिएट लिख रहा हूँ, इंडिया अकेला, और जब ग्रुप बन जाएगा तो हम क्या करें, प्रेशराइज करें। जैसे आपने हिस्ट्री के चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, देयर इज अ वन ग्रुप विच इज नोन एज G77, ग्रुप 77। इट वाज मेड बाय डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज। क्या करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। तो वो क्या करे, प्रेशराइज करे किसको, WTO को, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमने पढ़ा था जो ग्लोबलाइजेशन है, इट हैज द बोथ टाइप्स ऑफ द एस्पेक्ट्स। एक कई बार तो यही क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू से दैट कि ग्लोबलाइजेशन एडवर्सली इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। एडवर्सली जब भी आपका पॉइंट आएगा, ध्यान आपने रखना है, आपको नेगेटिव पॉइंट लिखना है ग्लोबलाइजेशन के। तो यहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन है इसके दोनों तरह के एस्पेक्ट्स हैं, कुछ हमें फायदे हैं, कुछ हमें नुकसान है। तो जब फायदे हैं तो हमें क्या लिखना है, फायदे में आप बेनिफिट्स लिखोगे,
अब देखिए बेनिफिट्स क्या है हमें। पहला जो बेनिफिट्स है ग्लोबलाइजेशन का, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर कई हमारे क्वेश्चन थे तो सबका सेम आंसर था। बेनिफिट्स, पहला बेनिफिट्स ये क्या करता है, किसी भी कंट्री का टू इंप्रूव द जीडीपी कर देता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी को दो तरह से करता है, एक तो टोटल साइज ऑफ जीडीपी इंप्रूव हो जाता है और दूसरा इसका स्पीड बढ़ जाता है, ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, अगर सपोज कीजिए आपके देश के अंदर पहले कोई एमएनसीज नहीं है और आपका टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 1000 सीआर का, कोई एमएनसी ने इन्वेस्टमेंट किया, आपका प्रोडक्शन क्या हो गया 1100 सीआर हो गया, तो जीडीपी बढ़ा, साथ में जीडीपी का ग्रोथ स्पीड भी बढ़ गया। दूसरा, इट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, तो जो आपके देश के अंदर एमएनसीज आ रही है तो एम्प्लॉयमेंट तो आपके लोगों को प्रोवाइड करेगी, चाहे वो स्किल्ड वर्कर हो या आपके अनस्किल्ड वर्कर हो। तीसरा, यू विल हैव द मोर चॉइसेस, आपके देश में प्रोडक्शन हो रहा है तो आपके पास ज्यादा चॉइसेस है रिलेटेड टू परचेजिंग द प्रोडक्ट। इससे क्या होता है, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड लिख लो, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी अगर आपके देश के अंदर एमएनसीज है, पर ये ध्यान रखना सबके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपके देश को टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो मैं पहले पढ़ा रहा था आपको, आपके देश को फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा क्योंकि वो एमएनसीज आपको टैक्स पे करेंगी। फॉरेन एक्सचेंज के साथ साथ आपके देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक जो चीजें हैं वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये सारे फायदे हैं, पर इन फायदों के साथ साथ हमारे सामने कुछ नुकसान भी हैं, नेगेटिव भी हैं। ऐसा नहीं है कि फायदे फायदे हैं, जब एडवर्सली वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लिखना है, इसके नुकसान लिखने हैं। नेगेटिव क्या है, पहला इसका जो नेगेटिव है, इट गिव द मोर बेनिफिट टू डेवलप कंट्रीज, मोर बेनिफिट टू डेवलप कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज को ये ज्यादा फायदा देता है। क्यों देता है, द रीजन इज बिहाइंड, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट ज्यादा है तो ज्यादा फायदा होगा, और दूसरा उनके पास पैसे ज्यादा है तो एफडीआई उनका दुनिया में सबसे ज्यादा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या करता है, इट हार्म टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इसका जो कंपटीशन होता है किसके साथ, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के पास उस लेवल का प्रोडक्ट नहीं है जो किसके पास एमएनसीज के पास है। वो उसको क्वांटिटी में हरा सकता है, क्वालिटी में हरा सकता है, उसके पास ज्यादा पैसे है, वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा लगा देगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज नहीं लगा पाएगी। तीसरा, ये क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है, किसको भाई, आपके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को सस्ते में खरीदेगा, आपको महंगा बेचेगा, आपका डिग्रेडेशन ऑफ क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट हो रहा है, क्योंकि पोल्यूशन भी आपके देश में करेगा। एक्सप्लॉइटेशन करता है ह्यूमन रिसोर्स को, जिस काम को करने में उस देश के अंदर जिस जहां से एमएनसी है वहां पे ज्यादा पैसे लगते हैं, उसी को हमारे देश में सस्ते में कराया जाता है। उसके अलावा और भी नुकसान है, हमारे कल्चर को हार्म करता है, ये भी एक बड़ा नुकसान है। अब देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। चिप्स का पैकेट एक आता है, वो किससे बनता है, उसका इंग्रेडिएंट पोटैटो है। पोटैटो मार्केट के अंदर जब एमएनसी परचेज करती है 20 रुपीज पर केजी है, पर जो पैकेट आपके पास मिलता है फिनिशिंग गुड्स के अंदर 30 ग्राम कितने के, 20 रुपीज के हैं। उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एक एमएनसी अर्न कर रही है हमारे देश के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, वो बहुत ज्यादा है। तो दिस इज द थिंग अबाउट दिस चैप्टर, वी हैव डन ऑल द मेन टॉपिक्स। इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, हाउ द टेक्नोलॉजी हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। सेकंड, इसके अंदर क्वेश्चन आता है, हाउ डू द एमएनसीज कंट्रोल द प्रोडक्शन इन अ कंट्री और हाउ टू अर्न द मोर एंड मोर प्रॉफिट। द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन डेवलप द कॉमन मार्केट which gives the benefit to consumer as well as the producer. Next one, दो टर्म्स हैं इसके अंदर, पहला टर्म है ट्रेड बैरियर, नेक्स्ट वन इज द लिबरलाइज्ड टू इकोनॉमी, और व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडिया ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड 1991 इन द रिस्पेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब ट्रेड बैरियर हमने क्यों लगाया, 1991 के अंदर हमने ट्रेड बैरियर्स को क्यों हटाया। सबसे लास्ट के अंदर 3 क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू अटैक द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फिर ग्लोबलाइजेशन क्या है, WTO क्या है, और ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। तो आई थिंक दिस चैप्टर डेफिनेटली विल हेल्प यू इन द बोर्ड एग्जाम, और इट्स माय गारंटी कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर इस क्लास से बाहर नहीं आएगा। आप इसको देखिए, पढ़िए, और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ने के लिए हम लिंक आपका मिल जाएगा, तो उससे आप जुड़ सकते हो, जिसमें आपको अल्टीमेटली बेनिफिट होगा, नुकसान तो कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो दिस इज द थिंग फ्रॉम माय साइड, तो थैंक यू, यू डू वेल इन योर बोर्ड एग्जाम।